Hello students, today our topic is data frame and in this lecture we will discuss about column selection and row selection of a particular database. So let's start. तो अभी हम लास्ट लेक्चर में अभी हमने देखा कि हम किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स से डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो लिस्ट हो या फिर बात हो डिक्शनरी की। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे देखेंगे और इसमें डिस्कस करेंगे कि कॉलम सेलेक्शन और रो सेलेक्शन किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है अगर हम बात करें डेटा फ्रेम की। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉलम सेलेक्शन, और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये आपके सिलेबस का, क्योंकि इससे डेफिनेटली आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलने वाला है। तो बात करते हैं सबसे पहले कॉलम सेलेक्शन की। सो जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एक छोटा सा प्रोग्राम दे रखा है आपका। सबसे पहले आपको एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना होगा, वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि किस तरीके से डेटा फ्रेम क्रिएट किया जाएगा। यहाँ पर हमने जो डेटा फ्रेम बनाया है वो विद द हेल्प ऑफ सीरीज़ बनाया है, और सीरीज़ है तो उसका हमने इंडेक्स पैरामीटर भी यूज़ किया है, ABC इंडेक्स वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो एक्चुअली 2 कॉलम्स हैं और डेटा फ्रेम का मतलब ये है आपका मोर देन 1 कॉलम। तो एक कॉलम का नेम 1 है, सेकंड कॉलम का नेम 2 है। सीरीज़ की हेल्प से इसकी वैल्यूज़ को बनाया गया है और जो इंडेक्स वैल्यूज़ हैं इसकी वो ABC हैं, सेकंड में ABCD हैं। देखिए अगर कुछ मिसिंग होता है तो NaN दिखाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि D के रिगार्डिंग जो वैल्यू है, ठीक है, वो क्या शो कर रहा है, वो NaN शो कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट में तो 4 है लेकिन सेकंड में जो वैल्यू है वो आप फर्स्ट में कोई वैल्यू नहीं है डी के रिगार्डिंग, लेकिन सेकंड में वैल्यू डी है। तो अब अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहें तो हम आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो हमारा मेन मोटिव है वो ये है कि अगर हम पर्टिकुलर किसी कॉलम को सिलेक्ट करना चाहें तो किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्पाइडर ओपन करते हैं। ठीक है, अभी ये आपका प्रोग्राम है, यहाँ हम अपने प्रोग्राम को आसानी से टाइप कर सकते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है। अब देखिए मैं सिर्फ पहले कॉलम को यानी कॉलम नंबर 1 को सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो क्या उसके रिगार्डिंग डेटा शो होगा? आंसर है बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा, होना चाहिए। प्रिंट DF इसलिए 1 दिया गया। तो अगर आपको कोई कॉलम सेलेक्ट करना है तो आप डेटा फ्रेम का नाम लिखिए और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस कॉलम का नेम लिख दीजिए। और नेम लिखते समय याद रखिएगा कि आपको अगर कॉलम का नेम है, कोई स्ट्रिंग है, तो उसको आपको सिंगल कोट के अंदर लिखना है। ब्रैकेट मिसिंग, पैरेंथेसिस का साइन मिसिंग है। अगर हम पैरेंथेसिस का साइन देंगे तो ये जो प्रॉब्लम है, एरर है, ये रिमूव हो जाएगी। देख रहे हैं आप लास्ट लाइन के अंदर एरर शो कर रहा है। ठीक है, तो चलिए वो भी करेक्ट करते हैं। ये पैरेंथेसिस का साइन लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक डेटा फ्रेम है जिसमें 2 कॉलम्स है, कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2, दोनों के रिगार्डिंग डेटा है। लेकिन हमको सिर्फ कॉलम 1 का डेटा चाहिए, तो हम लिखेंगे प्रिंट DF। DF इज द नेम ऑफ द डेटा फ्रेम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नेम विच इज़ 1 इन दिस केस। तो 1 कॉलम नेम के अकॉर्डिंग जो भी डेटा है वो प्रिंट हो जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा और समझने के लिए हम एक काम करते हैं कि हम डेटा फ्रेम को भी प्रिंट करा देते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको डेटा फ्रेम भी दिखाई देगा और डेटा फ्रेम का किस कॉलम को हमने सेलेक्ट किया वो भी दिखाई देगा। तो जो डाउट है 1% वो आई थिंक पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो मुझे ये लगा थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसके अंदर। एक स्टेटमेंट दे दिया प्रिंट डेटा फ्रेम इज, और उसके बाद डेटा फ्रेम को प्रिंट करा दिया। तो उससे होगा ये कि डेटा फ्रेम प्रिंट हो जाएगा और डेटा फ्रेम के पास जो भी ऑपरेशन हैं वो जो हमने किया है कॉलम सेलेक्शन वो भी क्लियरली शो होगा। तो प्रिंट का P कैप स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। ठीक है, और दूसरा ये है कि ये दोनों स्टेटमेंट डेटा फ्रेम के बाद लिखे जाने चाहिए, पहले लिख दिए गलती से। डेटा फ्रेम इस तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन डेटा फ्रेम उसके बाद क्रिएट किया गया, तो यहाँ से इसको इसके बाद लिखते हैं। ठीक है, यहाँ चलिए अब एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी क्या होगा, प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोग्राम पहले की तरह प्रिंट होगा, पर फर्क सिर्फ इतना आएगा कि इस बार जो होगा वो आपका डेटा फ्रेम भी प्रिंट होगा और उसके साथ इसका जो पर्टिकुलर हम कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं वो भी प्रिंट होगा। तो उसके लिए भी एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं। तो कॉलम ऑफ अ डेटा फ्रेम, ये मैसेज प्रिंट करा देते हैं ताकि ये पता चल सके कि अभी जो हमने लास्ट में प्रिंट कराया है वो क्या प्रिंट कराया है। तो आपको क्लियरली प्रिंट स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो प्रोग्राम छोटा है, लेकिन इसमें भी आपको 1% भी कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए के लिए मैंने 2-3 प्रिंट स्टेटमेंट एक्स्ट्रा अपनी तरफ से ऐड कर दिए ताकि ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और इसमें कोई डाउट ना हो आपको। चलिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ हमने इसको पेस्ट किया और अब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। क्या प्रॉब्लम है, कुछ एरर दिखा रहा है इसके अंदर। अक्सर ऐसा होता है कि वर्ड में हम टाइप करते हैं ना, तो सिंगल कोट का साइन थोड़ा सा मिसमैच करता है यहाँ पर, तो उसको करेक्ट करने की ज़रूरत होगी यहाँ पर हमेशा। तो मेरा सजेशन ये है कि आप
टाइप तो इसी में कीजिए डायरेक्ट, जो भी आपको टाइप करना है। उसके बाद इस यहाँ से कॉपी पेस्ट करके आप ले जाइए वर्ड में, अगर आप अपनी कोई प्रैक्टिकल फाइल बना रहे हैं, अपने नोट्स तैयार कर रहे हैं तो ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट का होना भी ज़रूरी है, तो ब्रैकेट भी क्लोज कर देते हैं। अब देखिए रन कराते हैं। तो आप घर पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये सॉफ्टवेयर आपको अपने आप बता देगा कि कहाँ आपके एरर है, आप करेक्ट कर लीजिएगा और एरर इसी के अकॉर्डिंग आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी होगा। ये देखिए, ये हमारा एक डेटा फ्रेम था जिसमें 2 कॉलम थे, कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2, और हम चाह रहे हैं कि सिर्फ कॉलम नंबर 1 के रिगार्डिंग डेटा प्रिंट हो। तो हमने DF स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नेम लिख दिया। तो ये मेन मेथड यही है, आप बात यही समझनी कि अगर आपको पर्टिकुलर किसी डेटा फ्रेम के किसी एक कॉलम को प्रिंट करना है तो डेटा फ्रेम लिखिए और डेटा फ्रेम का नाम लिखिए और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस कॉलम का नेम लिख दीजिए जिस कॉलम को आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो होता ही है कि वो कॉलम के रिगार्डिंग जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो सब प्रिंट हो जाती है। क्लियर? आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो ये एक था हमारा आउटपुट, इसी के रिगार्डिंग आउटपुट आएगा। आउटपुट जो आ रहा है फ्लोट में आ रहा है, देख रहे होंगे क्योंकि इसका जो डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप है वो फ्लोट 64 है। बात करते हैं कॉलम एडिशन की, ठीक है। तो अभी तो ये था कि अगर हमें किसी डेटा फ्रेम की पर्टिकुलर किसी कॉलम को सेलेक्ट करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है। प्रोसीजर बड़ा आसान है। प्रोसीजर ये है कि आपको डेटा फ्रेम पहले क्रिएट कर लेना है। उस डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के बाद अगर आप उस डेटा फ्रेम के नेम के साथ पहले नेम लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पर्टिकुलर कॉलम का नेम लिखेंगे तो उस कॉलम के रिगार्डिंग ही वैल्यू प्रिंट होगी, बाकी और कोई कॉलम प्रिंट नहीं होगा या बाकी और कोई कॉलम सेलेक्ट नहीं होगा। तो सिलेक्शन बड़ा आसान है कॉलम का। डेटा फ्रेम का नेम सपोज DF है तो DF लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नेम, स्ट्रिंग है तो सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे उसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। ये देखिए आप आंसर देखिए, ये पूरा डेटा फ्रेम था हमारा, इसका हमने पर्टिकुलर एक कॉलम सेलेक्ट किया है यहाँ पर। और याद रखिएगा अगर कोई वैल्यू मिसिंग होती है डेटा फ्रेम क्रिएट करते समय तो वहाँ NaN शो करता है। ये प्रॉब्लम तब आती है जब हम डिक्शनरी की हेल्प से कोई डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं और डिक्शनरी में की होती है लेकिन उसके रिगार्डिंग कोई वैल्यू नहीं होती, मिसिंग होती है, तो उस केस में फिर वहाँ पर NaN शो होता है, जैसा कि इस केस में भी हो रहा है। ये हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इसमें थोड़ा डिटेल में जाना है तो कल का वीडियो देखिए, उसमें ये ऑलरेडी समझा रखा है कि किस तरीके से ये डिस्कस होता है, किस तरीके से ये वर्क करते हैं आपका। तो अभी ये हमारा प्रोग्राम था कॉलम सिलेक्शन से रिलेटेड। अब हमको देखना है और देखना है कि कॉलम ऐड कैसे किए जा सकते हैं। तो कॉलम एडिशन से रिलेटेड भी एक प्रोग्राम देख लेते हैं। आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं कॉलम एडिशन की। तो कॉलम को ऐड किया जा सकता है, आंसर है बिल्कुल ऐड किया जा सकता है। क्यों नहीं ऐड किया जा सकता और ऐड कैसे किया जा सकता है, बड़ा आसान सा तरीका है ऐड करने का भी। हम पिछली बार क्या कर रहे थे, हम पिछली बार कर रहे थे कि हम डेटा फ्रेम का हमने नेम लिख किया, हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पर्टिकुलर कॉलम का नेम लिख दिया तो वो कॉलम सेलेक्ट हो जा रहा था। अब सिलेक्शन के बाद अगर आपको ऐड करना है तो ऐड के लिए जो साइन यूज होगा प्लस का साइन यूज होगा। तो हम काम वही करेंगे, एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, और डेटा फ्रेम के पर्टिकुलर किसी कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से प्रोग्राम समझा देता हूँ। ये एक प्रोग्राम है छोटा सा, देखिए फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसमें लिखा हुआ है इम्पोर्ट पांडाज एज PD, ठीक है। पांडाज लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया, एक हमने डिक्शनरी ली, डिक्शनरी का नेम लिया हमने D और सीरीज़ की हेल्प से हमने ये डिक्शनरीज के एलिमेंट्स को शो किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे PD.series लिया गया है। सीरीज़ का अपना एक पर्टिकुलर इंडेक्स भी है, तो सीरीज़ की हेल्प से हमने पर्टिकुलर एक कॉलम के एलिमेंट को बनाया है यहाँ पर। और बाद में जब हमारा डेटा फ्रेम बन गया तो उसका नाम दिया हमने DF। तो हमने लिखा DF इक्वल टू PD.DataFrameD, D इज़ द नेम ऑफ द डिक्शनरी। तो डिक्शनरी की हेल्प से हमने ये डेटा फ्रेम क्रिएट किया है, डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया। तो यहाँ तक तो वही था जो हमने कल पढ़ा था, तो उसमें कुछ अलग नहीं है। लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि कॉलम को कैसे ऐड किया जा सकता है। बड़ा आसान सा तरीका है कॉलम को ऐड करने का। सबसे पहले आप जो भी कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं उस कॉलम का नेम आपको पता होना चाहिए। और आप नेम आप कोई भी नेम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे एक कॉलम ऐड करना है और उसका नेम है 3, तो मैं लिखूंगा DF स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3।
अब इसकी मुझे वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। तो जैसे मैंने पहले वैल्यूज़ दी थी उसी तरीके से मैं आगे वैल्यू दूंगा सीरीज़ की हेल्प से। तो मैं लिखूँगा पी डी डॉट सीरीज़ और इसकी 3 वैल्यू मुझे देनी है, तो मैंने दे दिया 10, 20, 30 और इसकी इंडेक्स वैल्यू भी दे दी मैंने। इंडेक्स वैल्यू ए बी सी थी पहले भी, तो मैंने इस बार भी ए बी सी ही दिया है। अगर मैं कुछ अलग दूंगा तो उसके रिगार्डिंग वैल्यू एन एन शो करेगा बाकी के लिए। तो अभी हम सिंपल रखते हैं बिल्कुल। तो इंडेक्स ए बी सी लिखा हमने और उसके बाद डेटा फ्रेम को प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो डेटा फ्रेम तो प्रिंट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमको कॉलम ऐड करना है तो अभी तो पुराना वाला डेटा फ्रेम प्रिंट होगा। अभी हमने एक कॉलम ऐड तो कर लिया है, मतलब एक कॉलम बना लिया है, लेकिन उसे डेटा फ्रेम के अंदर ऐड नहीं किया और उस कॉलम का नाम है 3। तो हम इसको कैसे करेंगे, सवाल ये है। तो बड़ा आसान सा तरीका है। वेट ए सेकेंड। हाँ, एक्चुअली ना सिर्फ हमने कॉलम को बनाया है यहाँ पर, बल्कि हमने कॉलम को ऐड भी कर लिया। आप कहेंगे सर कैसे? देखिए, डेटा फ्रेम का क्या नाम है, डी एफ। तो जब हम डी एफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3 लिखते हैं तो ऑलरेडी वो जो नया कॉलम बनना है वो डेटा फ्रेम का पार्ट बनना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो वो जो था उसका मैं जस्ट अपोजिट बोल रहा हूँ यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि हमने डेटा फ्रेम बनाया, हमने कोई कॉलम बनाया अलग से, ठीक है। वो भी पॉसिबल है कि कोई कॉलम हम अलग से बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि हम कोई कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं। तो जब हम डेटा फ्रेम का नेम डी एफ है और हम एक नया कॉलम नेम 3 ऐड करना चाह रहे हैं, तो जब हम डी एफ 3 लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली वो जो नया कॉलम बनना है वो डेटा फ्रेम का पार्ट है। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका जो भी एलिमेंट है, जब हम इसे प्रिंट कराएंगे प्रिंट डी एफ, तो फिर वो आपका अब जो डेटा फ्रेम प्रिंट होगा वो डेटा फ्रेम में कॉलम 3 भी शो करेगा, जबकि पहले सिर्फ 2 कॉलम थे, कॉलम 1 और कॉलम 2। एक बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि अगर हम कोई नया कॉलम नहीं बनाना चाह रहे, बल्कि जो एग्जिस्टिंग कॉलम है उनकी हेल्प से एक नया कॉलम बनाना चाह रहे हैं, तो क्या वो पॉसिबल है? आंसर है हाँ, वो भी पॉसिबल है। वो कैसे पॉसिबल है? देखिए, हमने लिखा डी एफ 4, ठीक है। अभी एक नया कॉलम बना, अब पहले से 2 कॉलम बने हुए 1 और 3, तो अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो हमने लिखा डी एफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस डी एफ 3। तो होगा क्या कि डी एफ 1 और डी एफ 3 जो कॉलम्स हैं उनकी वैल्यू ऐड हो जाएंगी और एक नया कॉलम 4 बन जाएगा डेटा फ्रेम का, और वो ऐड भी हो जाएगा डेटा फ्रेम में। उसके बाद डेटा फ्रेम को प्रिंट कराएंगे तो डेटा फ्रेम प्रिंट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से काम करेगा ये। एग्जीक्यूट करते हैं, चलिए इसको। ये हमारा प्रोग्राम है, यहाँ हमने इसको पेस्ट कर दिया। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें एक्चुअली हमने 2 तरीके इस्तेमाल किए। पहला तो ये कि हम कोई नई वैल्यू लें, और दूसरा ये है कि हम वैल्यू नई ना लेके हम जो प्रीवियस वैल्यू एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ हैं कॉलम्स की उनको ऐड करके एक नया कॉलम बना दें। तो दोनों ही तरीके आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पर। 1 2 पहले प्रीवियस कॉलम थे सिर्फ डेटा फ्रेम के अंदर, फिर 3 आ गया और उसके बाद हमने एक और कॉलम ऐड कर लिया तो 4 आ गया। पहले हमने 3 एक नया कॉलम ऐड किया, उसके बाद हमने 4 कॉलम ऐड किया। ऐड करने के तरीका लगते हैं। 3 जो बिल्कुल न्यू वैल्यूज़ थी और 4 की जो वैल्यूज़ थी वो प्रीवियस 2 वैल्यूज़ को ऐड करके बनाई गई थी। क्लियर? तो एक चीज़ ये होगी। अभी थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं इसको। पहले डेटा फ्रेम को प्रिंट करा देते हैं। तो डेटा फ्रेम प्रिंट कराने से एडवांटेज ये मिलेगा कि हमको ये पता चलेगा कि पहले डेटा फ्रेम क्या था, बाद में जब हमने कॉलम ऐड किया तब क्या बना, और फिर एक और कॉलम ऐड करने के बाद फिर हमारे पास डेटा फ्रेम क्या आया है। देखिए, तो हम मैसेज प्रिंट करा देते हैं। तो ये मैसेज प्रिंट करा दिया हमने, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। यहाँ पर इसको ऐड कर दिया हमने। कॉलम ऐड करने से पहले प्रीवियस जो डेटा फ्रेम था उसको हम, जो ओरिजिनल हमारा डेटा फ्रेम था उसको भी हम प्रिंट करा दे रहे, ताकि हमें कोई डाउट ना रहे कि भाई पहले डेटा फ्रेम क्या था, उसके बाद हमने कॉलम ऐड किया तो क्या डेटा फ्रेम बना, फिर एक और नया कॉलम ऐड किया जो एग्जिस्टिंग कॉलम्स को ऐड करके बनाया गया तब डेटा फ्रेम क्या था। तो सिर्फ ये समझाने के लिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट को जोड़ा गया है। बाकी आप ये मत समझिएगा कि प्रोग्राम के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं गलती की वजह से नहीं, थोड़ा सी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बेहतर बने आपको, इसलिए 2 मैसेज और प्रिंट कराए गए इसमें। अब देखिए, अब आपको क्लियर हो गया होगा। पहले डेटा फ्रेम था तो कॉलम कितने दिखाई दे रहे हैं? ओनली 2, 1 एंड 2। नेम भी उनका 1 एंड 2 है। उसके बाद एक कॉलम ऐड 3 की ऐड किया, ठीक है। सीरीज़ की हेल्प से वो कॉलम की वैल्यूज़ को क्रिएट किया गया, तो अब कॉलम हो गए 1 2 3। और उसके बाद एक कॉलम हमने 4 नाम का एक कॉलम बनाया जो पिछले 2 कॉलम 1 और 3 का कॉम्बिनेशन था, यानी ऐड करके बनाया गया था। तो हमने लिखा DF1 प्लस DF3 और इसकी नाम दिया हमने DF4।
तो अब देखिए इसमें एक और कॉलम 4 ऐड हो रहा है। तो ये तरीका था कि किस तरीके से दो कॉलम को ऐड किया जा सकता है। दो कॉलम को ऐड करके एक नया कॉलम बनाया जा सकता है और उस कॉलम को डेटा फ्रेम का पार्ट बनाया जा सकता है, या फिर एक बिल्कुल न्यू वैल्यूज लेके भी डेटा फ्रेम में एक पर्टिकुलर कॉलम ऐड किया जा सकता है। तो ये दोनों तरीके थे। सबसे पहले हमने एक डेटा फ्रेम बनाया। डेटा फ्रेम बनाने के बाद हमने उसके अंदर एक और कॉलम बनाया डेटा फ्रेम का, और उसकी वैल्यूज जो ली हमने न्यू वैल्यूज ली बिल्कुल, और दोबारा हमने जब एक डेटा फ्रेम का एक और कॉलम ऐड किया, तो इस बार जो आप देख रहे हैं लास्ट में DF4 जो लिखा हुआ है, तो 4 एक्चुअली पहले दो एग्जिस्टिंग कॉलम 1 और कॉलम 3 को सम करके बनाया गया है। तो सम करने के लिए प्लस का साइन यूज़ किया गया है। तो ये तरीके थे जिसकी हेल्प से हम एक नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो हमें जो अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें तो ये निकल के आता है कि अगर हमें कोई नया कॉलम ऐड करना है तो हम डेटा फ्रेम का नेम लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलम लिखते हैं, और उसकी जो भी डेफिनेशन जो भी वैल्यूज़ हैं वो हम वैल्यूज़ दे देते हैं पहली बार। और ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर हम बिल्कुल पहले से कोई एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ हैं या कॉलम है उनको ऐड करके बनाना चाह रहे हैं तो वो भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बस प्लस का साइन यूज़ करना पड़ेगा, और कॉलम को हम जैसे ऐड कर जैसे हम कॉलम को मेंशन करते हैं वैसे ही कॉलम को मेंशन करेंगे। इट मीन्स अगर मान लीजिए कॉलम का नाम 1 और 2 3 है तो हम लिखेंगे DF1, जहाँ DF डेटा फ्रेम का नेम है, DF स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस DF स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3, तो वो दोनों कॉलम ऐड होकर एक नया कॉलम बन जाएंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा अभी आपको। चलिए आगे चलें। इसका आउटपुट है। तो अब बात करते हैं, कॉलम हमने ऐड कर लिए, अब हम कॉलम डिलीट करेंगे। ऐड करना तो सीख लिया, डिलीट करेंगे। अब डिलीट करना थोड़ा सा अलग है एडिशन से। डिलीट करने के लिए एक्चुअली आपका एक तो कीवर्ड यूज़ होता है और एक फंक्शन है हमारे पास, और उस कीवर्ड का नाम है DEL और फंक्शन का नाम है POP, पॉप फंक्शन। ठीक है, इसकी हेल्प से हम कोई भी कॉलम डिलीट कर सकते हैं जिस कॉलम को हम चाहें। तो पहले तो आपको काम ये करना है, देखिए प्रोग्राम देखने में बड़ा ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है, पहले आपको एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो उसमें आपकी 4 या 5 लाइन्स तो उसी में आपको डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए शो करनी पड़ती है। तो इसको ये मत देखिएगा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम है, कैसे होगा। तो पहले तो सिंपली एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए हम ऑलरेडी अलग से वीडियो बना चुके हैं, तो वहाँ मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। अगर वो आप समझ चुके हैं तो इसको समझने में नहीं आएगी आपको कोई प्रॉब्लम। अब डिलीट करते हैं। तो एक डेटा फ्रेम बना लिया, डिक्शनरी की हेल्प से बनाया। तो स्टार्टिंग की जो लाइन है यहाँ तक प्रिंट DF तक, यहाँ पर सिर्फ डेटा फ्रेम को प्रिंट किया गया है, एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया गया है। अब मैं आपको बताऊंगा नहीं दोबारा कि किस तरीके से डेटा फ्रेम क्रिएट किया गया, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है पार्ट आपका। यहाँ पर मेन मकसद है कि डेटा फ्रेम की मैं पर्टिकुलर किसी कॉलम की वैल्यू को हमें कैसे डिलीट करना है, ये हमारा मेन टारगेट है। और तो उसके लिए एक कीवर्ड है DEL। तो पहले DEL की बात करते हैं, कैसे करेंगे DEL फंक्शन की हेल्प से। तो DEL लिखते हैं, DEL के बाद डेटा फ्रेम का नेम लिखते हैं। डेटा फ्रेम का क्या नाम है, DF, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस कॉलम का नेम लिखते हैं जिस कॉलम की वैल्यू हमको डिलीट करनी है। जैसे हम लिखेंगे DEL DF1, मतलब आप कॉलम सेलेक्ट कीजिए, और कॉलम सेलेक्ट करने के बाद उससे पहले, बाद में उससे पहले आप DEL लिख दीजिए, तो वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। ठीक, प्रिंट DF कराएंगे आपका हो जाएगा। इसके बाद एक फंक्शन है POP, तो वो क्या करेंगे, हम डेटा फ्रेम का फंक्शन है तो हम लिखेंगे DF डॉट POP, और POP लिखने के बाद उस कॉलम का नेम जिस कॉलम को हम डिलीट करना चाह रहे हैं पैरेंथेसिस साइन के अंदर। ठीक है, तो वो कॉलम मान लीजिए 2 है तो 2 लिख देंगे। सेकंड लास्ट लाइन की बात मैं कर रहा हूँ इसमें, देखिए जरा गौर से देखिए सेकंड लास्ट लाइन। तो अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है, DEL हम से जब हम डिलीट करते हैं तो हम एक कॉलम लिखते हैं। कॉलम लिखने का एक आसान सा तरीका है, डेटा फ्रेम का नाम लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नाम लिखते हैं। उससे पहले अगर हम कीवर्ड डिलीट लिख देते हैं तो वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। फर्स्ट थिंग, पॉप फंक्शन की हेल्प से अगर हमें डिलीट करना है तो उसके लिए जो तरीका है वो ये है कि आप डेटा फ्रेम का नाम लिखिए, उसके बाद डॉट लगाइए, उसके बाद POP लिखिए, और पैरेंथेसिस साइन के अंदर आप उस कॉलम का नाम लिख दीजिए, तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए दोनों में डिफरेंस देख लीजिए आप, अच्छी तरीके से समझ लीजिए यहाँ पर किस तरीके से DEL और POP वर्क करते हैं। अब दोनों में से कोई भी एक मेथड ऑप्ट कर सकते हैं डिलीट करने के लिए, कुछ भी आप दोनों ही तरीके हैं, दोनों तरीकों में से कोई भी एक जो से भी आप डिलीट करना चाहें वो डिलीट कर सकते हैं, DEL की हेल्प से भी और POP फंक्शन की हेल्प से भी।
उससे पहले एक डेटा फ्रेम क्रिएट होना चाहिए। ऑब्वियसली जब तक डेटा फ्रेम क्रिएट ही नहीं है तो आप डिलीट कहाँ से करेंगे। तो डेटा फ्रेम होना चाहिए, डेटा फ्रेम है हमारे पास, डेटा फ्रेम हमने क्रिएट किया है, उसके बाद ही डिलीशन पॉसिबल है। क्लियर? तो चलिए रन करा के भी देख लेते हैं। अभी हम जाते हैं एक बार फिर से सॉफ्टवेयर की तरफ अपने एनाकोंडा, और वहाँ पर इसको टाइप करते हैं। आपको टाइप करना है, मेरे पास ऑलरेडी प्रोग्राम है तो मुझे तो कॉपी पेस्ट करना है, और कॉपी पेस्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा आपका टाइम बचे। मेरा ऑब्जेक्टिव आपको समझाना है, प्रैक्टिस आपको करनी है इस पर। क्लियर? अब तो ये हमारा प्रोग्राम है, डिलीट भी करके देख लेते हैं। चलिए रन कराते हैं। उम्मीद है कोई एरर नहीं आएगी, आई भी नहीं, एग्जीक्यूट हो गया। ठीक, ये देखिए डेटा फ्रेम है, DEL के बाद 2 कॉलम्स दिखा रहे हैं, और फिर जब हमने 2 कॉलम को, कॉलम जिसका नेम 2 है, TWO, उसको डिलीट किया तो वो डिलीट हो रहा है आपका। अभी इसमें पता है थोड़ा सा डाउट क्या रहता है, डाउट ये रहता है कि आपको ओरिजिनल डेटा फ्रेम, अगर हम प्रोग्राम को देख रहे हैं तो हम समझ ही रहे हैं डेटा फ्रेम क्या है, लेकिन अच्छा होगा कि वो जो डेटा फ्रेम है ना वो भी आपका आउटपुट का पार्ट हो। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सही रहता है। तो हम एक काम करते हैं, अच्छा एक सेकेंड। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करना चाहिए आपको, ज़्यादातर प्रोग्राम के अंदर आपको ये करना चाहिए कि आपको डेटा फ्रेम को भी प्रिंट करा देना चाहिए, चाहे प्रोग्राम कोई भी हो। आपसे कहा जाए ना कहा जाए, आपने डेटा फ्रेम बना लिया, प्रिंट करा दीजिए, ताकि जो ऑपरेशन उस पर परफॉर्म हुए हैं हमें ये पता चल सके कि ये हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम था, और परफॉर्म होने के बाद ये हमारा आउटपुट आ रहा है, हमारा डेटा फ्रेम इस तरीके से चेंज हो गया। कोड देख के तो समझ में आ ही जाता है, ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा उसे और फ्लेक्सिबल बनाएंगे, आसान बनाएंगे तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए अब बात करते हैं रो सेलेक्शन की। तो कॉलम को हम सेलेक्ट करना सीख गए, कॉलम को हम डिलीट करना भी सीख गए। अब हमें रो कैसे सेलेक्ट की जाती है, रो को कैसे ऐड किया जाता है, डिलीट कैसे किया जाता है, ये सीखेंगे। तो एक फंक्शन होता है, फंक्शन का नाम है LOC, लोकेशन। लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये हमको समझना होगा। एक छोटा सा प्रोग्राम है, पहले हम डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे, ठीक है। डेटा फ्रेम क्रिएट करने के बाद अब हमें पर्टिकुलर किसी लोकेशन पर, लोकेशन का मतलब है पर्टिकुलर रो, जो भी इंडेक्स हमारा होगा जिससे हमने रिप्रेजेंट कर रखा होगा, मान लीजिए B से रिप्रेजेंट कर रखा है तो B का डेटा दिखाना है। ABC 3 हमारे पास रोज है और हमें रो B का डेटा देखना है। तो अगर आपने लेवल इंडेक्स दे रखा है, आपने लेवल कर रखा है, आपने नेम दे रखा है उसको, तो आपको सिर्फ उस रो का नेम लिखना पड़ता है LOC के साथ। LOC फंक्शन है, तो मेथड यही है कि DF लिखें, यानी डेटा फ्रेम का नेम लिखा, डॉट फंक्शन का नेम लिखा, फंक्शन का नेम है LOC जो लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस साइन के अंदर उसकी जो भी लोकेशन आपने इंडेक्स देते समय बनाई है, दी है, वो लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे पास जैसे हमने इंडेक्स पैरामीटर यूज़ किया तो आप देख ही रहे हैं, तो ABC D 4 है, तो मुझे B लोकेशन पर देखना है डेटा, तो मैं लिखूंगा B। याद रखिए यहाँ इंटीजर इंडेक्स काम नहीं करेगा, LOC के साथ हमेशा जो लेवल इंडेक्स होता है उसके लिए ये वर्कआउट करता है आपका। तो यहाँ पर 4 कॉलम्स थे जो हमने नेम दिए थे, 4 रोज थी जिसका हमने नेम दिया था ABCD, और उसमें से हम सिर्फ B रो का डेटा देखना चाह रहे हैं, तो हम लिखेंगे DF डॉट LOC और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस साइन के अंदर B। तो वो हमारा सिर्फ B रो का डेटा शो होगा, बाकी और कोई डेटा शो नहीं होगा। देखें, चलिए करके देखते हैं। पैरेंथेसिस का साइन लगेगा यहाँ पर प्रिंट DF LOC में, इसलिए एरर दिखा रहा है, तो आप भी देख लीजिएगा ये। तो ओल्डर वर्जन में ऐसा कुछ नहीं मांगता, लेकिन न्यू वर्जन में पैरेंथेसिस का साइन कंपलसरी है। चलिए ये हो गया, ये देखिए आप, तो खाली डेटा दिखा रहा है आपका, ठीक है, क्लियर हो गया। DF LOC B का डेटा शो कर रहा है आपको। तो पहले तो डेटा फ्रेम प्रिंट होगा DF, उसके बाद DF LOC B रो का डेटा प्रिंट होगा, तो वो प्रिंट हो रहा है आपका। इसमें थोड़ी सी गलती है, यहाँ हमने D प्रिंट करा दिया, हमें DF प्रिंट कराना चाहिए था। D एक्चुअली एक सीरीज़ का नेम है, अब थोड़ा सा सही होगा। ओके, अब देखिएगा,
हम एक्सिक्यूट करते हैं। ये देखिए अब प्रिंट हो रहा है, पहले जो डेटा फ्रेम प्रिंट हो रहा है, फिर हमने लिखा प्रिंट df.loc b, तो b के रिगार्डिंग डेटा प्रिंट हो रहा है। 2 कॉलम है, 1 2, कॉलम का नहीं मारा, और वैल्यू है 2 2, तो वो प्रिंट हो रही है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले क्या एक मिस्टेक हो गई थी कि हमने डेटा फ्रेम को प्रिंट ना करा के डिक्शनरी को प्रिंट करा दिया था। ठीक है, डिक्शनरी का नाम डी था, डेटा फ्रेम का नाम df था। मिस्टेक प्रोग्राम में नहीं थी, मिस्टेक रिप्रेजेंटेशन में थी। तरीका यही है, आप df.loc लिखें और उस इंडेक्स का नाम लिख दें जो आपने दिया है, जिसको आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सिंगल कोट के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। ये इसका आउटपुट है। चलिए, एक तो ये हो गया आपका। अच्छा, एक फंक्शन और है ILOC। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। वो ये आता है कि सर ठीक है, हमने इंडेक्स वैल्यू दी थी और उसके अकॉर्डिंग हम पर्टिकुलर इंडेक्स को या इंडेक्स का डेटा देख पा रहे थे, लेकिन अगर हम जो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स होता है 0 1 2 3 होती हैं, अगर या इंटीजर इंडेक्स होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यू देखना चाहें तो क्या ये इसी फंक्शन की हेल्प से देख सकते हैं, कोई और फंक्शन है? तो आंसर ये है, उसका एक और फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है ILOC। यहाँ आई जो है ना, इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। तो इंटीजर लोकेशन, इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है ILOC, तो उसके लिए आप ILOC यूज़ कीजिएगा। तो बाकी सब सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। बस ये है कि जहाँ आपने LOC लिखा था वहाँ आप ILOC लिखेंगे, और जहाँ आपने इंडेक्स का नाम दिया था पिछली बार, वो नाम ना देके अब इंटीजर वैल्यू देंगे। ठीक है, क्योंकि इंटीजर के थ्रू ही हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है डेटा को, हमें यहाँ पर डेटा को या उस रो को सेलेक्ट करना है। तो हम ILOC लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर अब इंटीजर लिखेंगे। अब चूंकि इंटीजर है तो सिंगल कोट की ज़रूरत भी नहीं, वो तो कैरेक्टर के लिए, स्ट्रिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। तो बाकी सब चीज़ें सेम। देखिए पिछली बार की तरह डेटा फ्रेम सेम ही है, बस df लिखा है, df.loc लिखा है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लोकेशन लिखी है, लोकेशन नंबर 2। लोकेशन नंबर 2 का जो भी डेटा होगा वो प्रिंट हो जाएगा आपका। देखें करके, चलिए देखते हैं। यहाँ मैसेज एक प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट का पी स्मॉल बनेगा, तो मैसेज सिर्फ इसलिए प्रिंट करा दिया कि पहले एक ओरिजिनल डेटा फ्रेम को भी देख लें, भाई डेटा फ्रेम क्या था आपका, वो भी तो पता होना चाहिए। तो एक डेटा फ्रेम के लिए मैसेज प्रिंट करा दिया, फिर डेटा फ्रेम को प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो ये पता चल जाए कि ये डेटा फ्रेम है, और हमने इसकी इस इंटीजर लोकेशन पर जो भी इंडेक्स की इंटीजर लोकेशन पर जो रो हमें सेलेक्ट करनी थी, वो हम ये सेलेक्ट करने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर रो नंबर 2 का डेटा सेलेक्ट करना चाहा है, तो वो प्रिंट हो जाएगा। देखिए जरा, मिस्टेक्स हैं कुछ प्रोग्राम में, पहले वो रिमूव करते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक कुछ नहीं, पैरेंथेसिस का साइन था, कहीं मिसिंग है, तो कहीं सिंगल कोड प्रॉपर नहीं दे रखा, बस यही है थोड़ा बहुत। और कुछ मिस्टेक है क्या इसका? इसको कट करते हैं डेटा फ्रेम क्रिएशन के बाद। अच्छा ठीक, अब ठीक है, अब रन कराते हैं। तो ये जो लाइन थी ना, ये डेटा फ्रेम क्रिएशन के बाद लिखनी थी हमको, हमने पहले लिख दी। ठीक है, अब परफेक्ट है। अब देखिए प्रोग्राम वही है पिछली बार वाला, बस ये है कि इस बार ILOC यूज़ किया है इन प्लेस ऑफ LOC, और इंडेक्स की जो वैल्यू दी है हमने इंटीजर में दी है, नेम नहीं दिया उसका, तो प्रिंट हो जाएगा। एक पैसेज और प्रिंट करा देते हैं इसमें, ताकि ये पता लगे कि प्रिंट हो क्या रहा है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो लिख देते हैं यहाँ पर रो वैल्यू एट इंडेक्स पोजीशन। ठीक है, इंडेक्स पोजीशन 2 पर हम रो की वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो ये हमने प्रिंट करा दी। ये देखिए, ये आपका आउटपुट है, ये इसी के अकॉर्डिंग आउटपुट आ गया। तो फ्रेंड्स, ये हमारा था आज का वीडियो, और इसके अंदर हमने ये सीखा, ये समझा कि किस तरीके से रो को सेलेक्ट किया जा सकता है,
अब किस तरीके से कॉलम को सेलेक्ट किया सकते हैं। स्टूडेंट्स आई थिंक अभी आपको ये बहुत क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ है तो प्रोग्राम का थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, फिर भी नहीं समझ में आता है तो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, वहाँ डाउट निकाल के रखिएगा, हम वहाँ पर इनको क्लियर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।